नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। किशनगंज से एक खबर आई जहां सड़क पर नशे में हंगामा हुआ है। जी हां, एक्साइज विभाग के हेड कलर का एक वीडियो सामने आया जहां पर वो नशे में 20 सड़क पर हंगामा करते नजर आ रहे हैं। किशनगंज की सड़क पर यह हंगामा हुआ है और उत्पाद विभाग के हेड कलर, जिनका नाम जावेद आलम बताया जा रहा है, नशे में इन्होंने हंगामा किया है। घंटों सड़क पर यह ड्रामा होता रहा। जिला उत्पाद विभाग अब मामले की लीपापोती में जुटा है। तो देखिए, जिन पर शराबबंदी को लागू करने की जिम्मेदारी है वही सड़क पर हंगामा कर रहे हैं, उसके विभाग के कर्मचारी हंगामा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। ये नशा है, शराब का नशा। वो नशा है जिसने ना जाने कितनों को बर्बाद कर दिया, सड़क पर ला दिया। आज ये भी सड़क पर पड़ा है क्योंकि ये नशे में है। बिहार में पूर्व शराबबंदी के बाद भी ऐसी तस्वीर कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन नशे में झूम रहा ये शख्स आम नहीं है बल्कि साहब है। किशनगंज उत्पाद विभाग में हेड क्लर्क है, नाम है जावेद आलम। शराबियों और शराब तस्करों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी उत्पाद विभाग की है। क्या हुआ है? लेकिन यहाँ तो उत्पाद विभाग का हेड क्लर्क ही खुद शराबबंदी का मजाक उड़ा रहा है। किशनगंज शहर के बस स्टैंड के नजदीक NH 27 पर जावेद आलम ने घंटों हंगामा किया। मीडिया और लोगों के सवालों पर जावेद आलम भड़क भी गया, भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। लोग हालात पर तरस खा गए, वरना भीड़ गाली सुनकर चुप कहां बैठने वाली थी। गाली दे रहा है रिपोर्टर को, आप हाथ छोड़िए, मीडिया का हाथ मत पकड़िए। वो गाली क्यों दे रहा है? पहले चेक कीजिए, पहले चेक कीजिए, पहले चेक कीजिए दारू पिया हुआ है कि नहीं। किशनगंज के उत्पाद अधीक्षक को फोन पर उनके स्टाफ की काली करतूत के बारे में जानकारी दी गई। एक्साइज में है, पुनिया क्लर्क है। अधीक्षक ने भी बगैर वर्दी के एक उत्पाद विभाग के कर्मचारियों को मौकाए वारदात पर भेज दिया और वो कर्मचारी नशे में धुत हेड क्लर्क जावेद आलम को ई रिक्शा से ले जाने लगा ताकि किशनगंज उत्पाद विभाग की किरकिरी सड़क पर सरेआम ना हो। लेकिन हेड क्लर्क जावेद आलम पर नशा इस कदर हावी था कि उसने वहां भी लोगों से बहस शुरू कर दी। इतने में वर्दी पहने उत्पाद विभाग का ASI भी पहुंचा और नशे में धुत अपने सीनियर अधिकारी को लेकर वहां से चलता बना। एक्साइज में है, पुनिया क्लर्क है। सदर अस्पताल में जांच की बजाय जावेद आलम को किसी दूसरी जगह पर ले जाया गया ताकि जब नशा उतरे तब उनकी जांच हो और जांच में वो पाक साफ हो। किशनगंज से संवाददाता आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। तो देखिए, शराबबंदी वाले बिहार में जिस विभाग पर शराब पर नकेल कसने की जिम्मेदारी है, उसी विभाग के बड़ा बाबू शराब पीकर 20 सड़क पर झूमते नजर आ रहे हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना के सामने आने के बाद और सवाल बेहद अहम है। सवाल यह है कि ऐसे कर्मचारियों पर आखिर कार्रवाई कब की जाएगी। सवाल यह भी कि अधिकारियों के लिए क्या नियम नहीं है, ये नियम क्या सिर्फ आम लोगों के लिए। सवाल यह भी कि सदर अस्पताल क्यों नहीं गए कर्मचारी। हमारे सहयोगी आशीष इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, हैरानी हो रही है कि बिहार में शराबबंदी है और जिन पर जिम्मेदारी है वही ये मखौल उड़ा रहे हैं इस कानून का। क्या कार्रवाई की है फिलहाल इस कर्मचारी के खिलाफ? जी देखिए, उत्पाद अधीक्षक से हमारी बात हुई, वो बचते नजर और अपने कर्मी को बचाते नजर आए। उनसे जब हमने बात किया कि आपके कर्मी शराब पीकर खुलेआम बस स्टैंड में हंगामा कर रहे हैं,
ऐसे हालात में आपके द्वारा उसका मेडिकल कराया गया नहीं, तो उनका सीधा तौर पे कहना था कि वो बीमार था। तो ये तो तस्वीर साफ बता रही है कि वहाँ पे वो आदमी बीमार लग रहा है। आशीष, ये तो बचाने की कोशिश कह सकते हैं हम, बचाया जा रहा है क्लर्क को। और पुलिस कहां थी? पुलिस जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो पुलिस फौरन पहुंचती है। पुलिस कहां थी? क्या उनके विभाग से जो जुड़ा हुआ आदमी था एक्साइज विभाग का था, इसलिए पुलिस नहीं पहुंची? जी देखिए, बहुत देर तक लगातार आधे घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा और पास में 100 मीटर की दूरी पे उत्पाद कार्यालय से लेकर सारे बड़े अधिकारी के कार्यालय हैं, लेकिन कोई अधिकारी सूद नहीं लेता है। और थोड़े देर बाद एक सिविल में आता है उत्पाद कर्मी के एएसआई, जो उसे ले जाने की कोशिश करते हैं, और एक कांस्टेबल तब तक आता है जो उसको किसी तरह गाड़ी में बिठाकर ले जाता है समझा बुझाकर। चलिए, हैरानी वाली बात है कि अब जब हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहले ये कहा जा रहा था कि बीमार है ये शख्स, लेकिन अब तो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देखकर समझ सकते हैं आप कि कैसे नशे में चूर है ये एक्साइज विभाग का हेड क्लर्क। अब कार्रवाई क्या होगी ये देखने वाली बात है। और चलिए अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। आपको बता दें कि उदा किशुनगंज प्रखंड में एक वीडियो वायरल हो रहा है और हर्ष फायरिंग का ये वीडियो है। आपको बता दें कि एक मुंडन समारोह चल रहा था और उसी दौरान हर्ष फायरिंग की जाती है। मधेपुरा के उदा किशुनगंज अनुमंडल का ये पूरा मामला है, जहां पर बेखौफ लोगों ने डांसरों के डांस पर जमकर डांस तो किया, साथ ही हथियार भी लहराए। जोश में लोगों ने ऐसा होश खोया कि मुंडन समारोह अखाड़े में तब्दील हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते हुए नजर आए, कुर्सियां तोड़ी गई, पंडाल तक उखाड़ दिए गए। मारपीट में घायल युवक ने बताया कि पुलिस को आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि पुलिस का कहना है कि वो आवेदन का इंतजार कर रही है। रतवारा थाना इलाके की यह घटना है, जहां पर एक मुंडन समारोह में हर्ष फायरिंग हुई। डांसर्स के डांस पर लोग झूमते नजर आए और इसी दौरान ये पूरी घटना मारपीट में तब्दील हो गई। तो डांसरों के डांस पर पहले तो ठुमके लगते हैं, उसके बाद किस तरह से बवाल मचता है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। किस तरह से मारपीट हुई, लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी, हर्ष फायरिंग की गई, हथियार लहराए गए। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ एक समारोह में की गई और प्रशासन अब भी आवेदन का इंतजार कर रहा है। और देखिए अलीम, ये हर्ष फायरिंग की पहली घटना नहीं है। बिहार के लिए तो ये एक परंपरा जैसी बन गई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले एक साल से कम वक्त में जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आंकड़े देखिए, बिहार 8 मार्च को नालंदा बर्थडे पार्टी में गोली लगने से एक मासूम की मौत हो गई। 5 मार्च 2021 को भोजपुर बर्थडे पार्टी में गोली लगने से एक छात्रा घायल हुई। वहीं 4 मार्च को देखिए पटना शव यात्रा में फायरिंग में एक मासूम की जान चली गई। 21 फरवरी मुजफ्फरपुर में बारात में फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई। 13 दिसंबर 2020 को भोजपुर बारात में फायरिंग में 2 युवकों की गोली लगने से जान गई। 7 दिसंबर को बेगूसराय में एक शादी समारोह में गोली लगने से मासूम की मौत हुई है। 30 नवंबर 2020 भोजपुर में शादी समारोह में गोली लगने से एक युवक बुरी तरह घायल हुआ। 9 जून 2020 को गया में एक शादी समारोह में फायरिंग में दुल्हन के भाई की ही मौत हो गई। 9 जून को 2020 में गया में तिलक समारोह में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। यानी हर्ष फायरिंग जो है कैसे नस नस में बसा बिहार के लोगों के जान तक लोगों की चली जा रही है। बिल्कुल अनूप, और सबसे बड़ी बात यह है हर्ष फायरिंग के इतने मामले तब आ रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि हर्ष फायरिंग का जो पूरा मामला है वो अपराध की श्रेणी में आता है। हर्ष फायरिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। आपको बता दें कि फायरिंग करने वाले के खिलाफ सजा तक का प्रावधान है। इसके साथ ही लाइसेंसी पिस्टल होने पर लाइसेंस रद्द करने तक का प्रावधान है। यानी कि अगर आप अपने लाइसेंसी हथियार का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। और फायरिंग करने पर आयोजक को पुलिस को जानकारी देना जरूरी है, यानी कि जो समारोह का आयोजन कर रहा है उसको जानकारी देनी होगी। तो ये तमाम प्रावधान है, उसके बावजूद हर्ष फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही।
और बात दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की, जो अक्सर ही अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहता है। इस बार एक गंभीर आरोप इस यूनिवर्सिटी पर लगे हैं। एक छात्र ने गंभीर आरोप लगाया और कहा कि पैसे लेकर यहां टॉपर बनाया गया है और पैसे नहीं देने पर उनके रिजल्ट को खराब किया गया है। तो देखिए, बड़ा आरोप लगा है। पीड़ित छात्र का आरोप है कि उसकी उत्तर पुस्तिका की सही तरीके से जांच नहीं की गई। एक को जहां सही सवालों के लिए नंबर नहीं दिए गए, तो दूसरे कई और प्रश्नों की एवरेज मार्किंग कर दी गई। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित छात्र के साथ ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार किया गया। यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक भी छात्र के आरोपों को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय अपनी मजबूरियों का रोना रो रहा है कि उनके पास पुनर्मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं है। असंतुष्ट छात्र अगर दावा करता है तो सिर्फ उन उत्तरों के लिए नंबर दे दिए जाते हैं जिनकी जांच नहीं हो पाई। यूनिवर्सिटी आरोपी मूल्यांकनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई से भी बच रहा है। ऐसे में पीड़ित छात्र ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की धमकी दी है। जब हम आज मार्कशीट मेरा अपडेट हुआ है तो उसमें देख रहे हैं कि सिर्फ 4 नंबर जोड़ के मेरा जो है सो रिजल्ट जारी कर दिया गया है और विश्वविद्यालय अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा है और इसके लिए जो है सो हमको अभी मार्कशीट मिल गया है। तो यही मेरा अभी हम इस चीज़ से असंतुष्ट है, बिल्कुल हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इसके लिए अब हम विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ न्यायालय के लिए बढ़ेंगे, यहाँ से हाई कोर्ट जाएंगे। नहीं, उसको तो उस एग्जामिनर को चिन्हित किया जाए, उससे अब माने हम अपने यहाँ से उसको डिवाइड कर देंगे। एक आखिरी सवाल, छात्र संतुष्ट हैं लेकिन अब तो जो अनमार्क है उस पर मार्क ही केवल दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ कर सकते हैं। जो है रीइवैल्यूएशन का है नहीं। और देखिए, एलएनएमयू के इस कारनामे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो बेहद गंभीर है, उनका जवाब भी बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि आखिर यूनिवर्सिटी बार बार ऐसी गलती क्यों करता है, और एलएनएमयू से सवाल यह भी कि क्या पैसे लेकर छात्रों को पास या फेल किया जाता है। उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच क्यों नहीं होती है। सवाल यह भी कि गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सवाल यह भी कि छात्रों के भविष्य से एलएनएमयू क्यों खिलवाड़ कर रहा है। या यूनिवर्सिटी को अपनी साख की चिंता नहीं है। और अब बात करते हैं कटिहार की, जहां पर एक ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये खौफनाक तस्वीर है मासूमियत से खिलवाड़ की, यानी कि कटिहार में किस तरह से बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 10 रुपए के लिए ये बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आलू के खेत में आलू चुनने के लिए बच्चे ट्रैक्टर के पीछे दौड़ते हुए और धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। सवाल करने पर ये बच्चे आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए दिखे, लेकिन बच्चों से खतरनाक काम कराने वाले लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें बाल श्रम कानून की जमीनी हकीकत को बयां करती हैं। कटिहार से देखिए सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। पढ़ता है? हाँ, पढ़ते हैं कोचिंग से स्कूल। अच्छा, खेतों में आलू चुना कब पड़ता है? तो पढ़ता है, छुट्टी लेकर आया था सर से। अच्छा, आलू चुनने के लिए? हाँ। क्या जमा कर लेता है रोज आलू? 10 रुपये पैकेट। 10 रुपये पैकेट। क्या पैकेट जमा कर लेता है? हम लोग 6 पैकेट, 10 पैकेट, 12 पैकेट जमा कर लेता है। डर नहीं लगता ट्रैक्टर के पीछे दौड़ता है? डर लगता है, हम लोग दूर हट के रहते हैं। जन मजदूर आता है, माँ बाप के साथ में 10-20 रुपया के हिसाब से, पैकेट के हिसाब से हम पैसा गार्जियन को दे देते हैं। ये उस भारत की तस्वीर है जिस भारत में हम लोग हर 14 नवंबर को बड़े ही धूमधाम से बाल दिवस मनाते हैं और वादा करते हैं कि देश के आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा बेहतर भविष्य देंगे। लेकिन ये जमीनी सच्चाई है। आप देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ट्रैक्टर के सामने अपनी जान के बाजी लेकर महज 10 रुपया बोरे के लिए इस तरह से आलू चुनना पड़ रहा है ताकि ये लोग अपने परिवार के लोगों को ये 10 रुपया दे सके, जिससे इन लोगों को कॉपी कलम या जरूरी चीज
का जुगाड़ हो सकता है। ये सच्चाई है और वो जमीनी सच्चाई है जिससे सरकार शायद कोसों दूर है। और दावा ये किया जाता है कि स्कूल में समुचित व्यवस्था दी गई है, पठन पाठन के समुचित व्यवस्था, लेकिन इस बीच ये तस्वीर कहीं ना कहीं झकझोरने वाली है। और सवाल इस पे ये भी उठता है, अगर सही में सुविधा दिया होगा तो ये बच्चे ये खेत में क्यों हैं और कैसे हैं, और अगर परिजन सही में चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक बेहतर भविष्य तलाशे तो वो माँ बाप कैसे बच्चों को खेत तक भेज देते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अब बात सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी के नरहाधाप टोला के लोगों को पिछले 5 दशकों से एक अदद पुल का इंतजार है, लेकिन ये इंतजार है कि खत्म होता ही नहीं है। हालांकि थक हार कर लोगों ने एक चचरी पुल का निर्माण करा दिया, लेकिन यह चचरी पुल भी नाकाफी साबित होता है। बाढ़ के दौरान, बरसात के दौरान लोग यहां काफी मुश्किल से रहते हैं और पढ़ाई भी बच्चों की बाधित रहती है। इतना ही नहीं, यातायात की बेहतर सुविधा नहीं होने की वजह से बीमार लोगों को भी यहां काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। देखिए हमारे सहयोगी राकेश रंजन की रिपोर्ट। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड का यह नरहा ढाप टोला गांव है और आजादी के इतने साल बीतने के बाद भी यहां के लोगों को अब तक एक पुल की सुविधा नहीं मिल सकी है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, चचरी पुल के सहारे लोगों की जिंदगी किसी तरीके से कट रही है। तकरीबन 50 साल से यहां के लोगों की मांग है कि जो बागमती पुरानी धार है उस पर एक पुल का निर्माण होना चाहिए। चचरी पुल तो लगभग 30 साल से 30 साल से जी। कितना दिन से आप लोग का मांग है कि यहाँ पर पुल होना? यहाँ तो मांग है, हम लोग का बाबा दादा था उसी समय से। अच्छा। लेकिन हम लोग अभी 30 बरस से भोग रहे हैं। परेशानी यही होती है कि जब बाढ़ आने के लिए जो है वो इमरजेंसी जो हो जाता है तो उसमें जो है केरा के थम पर जो है आना तो तसला के वजह से उसको सहारा से जो है रीगा अथी में ले जाते हैं। पुल चाहिए सर, हम लोग दाहर में ऐसे ही केरा के थम पर जाते हैं, तसला से पहुंच कर जाते हैं, इमरजेंसी हो जाता है तो वहीं पर लाद के ले जाते हैं हम लोग। कि चचरी पुल पर यहाँ के लोग की जिंदगी रेंग रही है, घिसट रही है, सिसक रही है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। अगली खबर का रुख करते हैं। आरजेडी 1974 के आंदोलन की वर्षगांठ मना रही है और इस आंदोलन के जरिए वो एक अलग तरह का सियासत साध रही है। दरअसल इस आंदोलन के जरिए आरजेडी लालू प्रसाद की महिमा मंडन में जुटी हुई है और इसी बहाने पार्टी एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। कार्यक्रम के लिए आरजेडी ऑफिस में कई बैनर पोस्टर लगे हैं। पोस्टरों के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि जेपी आंदोलन के असली हीरो लालू यादव ही थे। आरजेडी नेताओं का दावा है कि लालू ने ही छात्र आंदोलन की नींव रखी थी। हालांकि विपक्ष जहां इस पर हमलावर है तो पार्टी के नेता लालू यादव को ही युवाओं का आदर्श मान रहे हैं। और आप देखिए आरजेडी दफ्तर में किस तरीके से कुछ चीजें जो लिखी गई हैं। आप पहले देखिए कि संपूर्ण क्रांति की मशाल, ये लिखा गया है, संपूर्ण क्रांति की मशाल सदा जलती रहे। और इस तरीके से लालू प्रसाद यादव की बड़ी सी तस्वीर यहां लगाई गई है कटआउट के तौर पे। और ये आज 1 बजे का कार्यक्रम है और कार्यक्रम के जरिए ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने युवाओं और छात्रों के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था। 18 मार्च 1974 को जो आंदोलन हुआ था उस समय पटना विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी थे और उनके नेतृत्व में ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वो जेपी आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि लालू यादव जी ने वहां जाकर और जेपी जी से यह अनुरोध किया था कि इस आंदोलन को आप अपना नेतृत्व प्रदान करें। आज आप कांग्रेस के साथ है उसी आपातकाल। जी, कांग्रेस ने भी अपनी गलती मान ली है। उन्होंने कहा कि वो आपातकाल हमारे लिए भूल थी, लेकिन आज जो अघोषित आपातकाल है देश में उस इमरजेंसी से भी ज्यादा आपातकाल है। जगदा बाबू ने निर्णय लिया कि हम युवाओं को, छात्रों को जगाने का काम करेंगे। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि लालू प्रसाद यादव का महिमा मंडन किया जा रहा है। न सिर्फ महिमा मंडन किया जा रहा है बल्कि जो सजायाफ्ता है उनको एक संजीवनी देने की कोशिश की जा रही है ताकि कार्यक्रम के जरिए ये बताया जाए कि लालू प्रसाद यादव ही एक ऐसे नेता रहे जो नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, रामविलास पासवान से कहीं आगे बढ़कर जेपी के साथ खड़े रहे। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना के खतरे की। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं।
होली नजदीक है और दूसरे राज्यों से लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में बढ़ते मामले को देखते हुए सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क हमें कोरोना से बचाने में मददगार है। सरकार की गाइडलाइंस और तय नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। अदा किया जा रहा है। बढ़ रहे कोरोना के केस। उन परिजनों को आगाह किया जाता है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज फैसला बना करके प्रॉपर मास्क लगा करके आने का प्रयास करें, दूरी बना के रखें। घट रहे मास्क वाले केस। को लेकर एक्टिव है, गाइडलाइन गृह विभाग जारी कर रहा है। आप ड्यूटी पर तैनात हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, क्या कहना है? मास्क नहीं है। देखिए, अपनी सुरक्षा तो इंसान को खुद करनी चाहिए। ये मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि अगर फिर से कोरोना बढ़ जाएगा तो अपना सुरक्षा मैं खुद कर रहा हूँ, इसीलिए मैं मास्क लगा के चल रहा हूँ। लापरवाही है अपार। खतरे में घर परिवार। सामान के साथ वायरस की खरीदारी। मास्क नहीं लगाया है आप? मास्क लगा रहे हैं। बिना मास्क लगाए भीड़ भाड़ में आप आए हैं? लगा रहे हैं सर। मास्क नहीं लगाया है? जी सर, गलती हो गया। कोरोना का समय है ना? जी जी जी, गलती हो गया। खुश होता कोरोना, फिर आई बारी। और कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच केंद्र खोला गया है और यहां पर शिफ्ट में 3 टेक्नीशियन कोरोना जांच भी कर रहे हैं। जो यात्री आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है, लेकिन यात्री देखिए जो भी आ रहे हैं वो दूसरे द्वार से, दूसरे निकास द्वार से यहां से निकलकर बाहर चले जा रहे हैं। बगैर जांच कराए ये लोग बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद अब मांग की जा रही कि सभी निकास द्वार पर जांच केंद्र खोला जाए। हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने जांच केंद्र का जायजा लिया। और मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर कोविड टेस्ट के लिए यह एक काउंटर बनाया गया है। आप देखिए, एक स्टॉल लगाया गया है ज़िला के तरफ से, ये कोविड-19 जांच केंद्र, और यहाँ कर्मी भी तैनात किए गए हैं मुजफ्फरपुर स्टेशन पर। लेकिन क्या है यहाँ जांच की स्थिति, जरा उसकी जानकारी यहाँ तैनात लोगों से हम लेंगे। कितने बजे से काउंटर चल रहा है? 8 बजे से। 8 बजे से। अभी तक कितना हुआ? 100। तो कम नहीं लगता कि कम है, क्योंकि लोग जितने आए? हाँ, तो अभी जो फिलहाल जो इस रेंज में है, जो हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ तक के लिए तो 100 सफिशिएंट है काफ़ी। हाँ, उस तरफ होना रहता तो फिर उधर के लिए 100 हो जाता, अभी तक 200 हो गया रहता। सर मतलब अब 2 हम लोग कितना आदमी को कैचअप कर सकते हैं? अच्छा, तो और बढ़ाया जाए। नहीं आते हैं? नहीं सर, रोकना पड़ता है सर। कुछ लोग 1-2-4 ऐसे हैं जो आए हैं खुद से भी, जो हाँ मेरा कर दीजिए, लेकिन 2-4 के अलावा जो है हम लोग को बुलाना ही पड़ता है। बुलाना पड़ता है? जी। तो बुलाने से क्या रिस्पांस रहता है? आसानी से तैयार होते हैं? जी सर, तैयार हो जाते हैं। शायद ही कोई है जो मतलब नहीं तैयार होता है, नहीं तो सब करवा लेते हैं। स्वतः लोग नहीं आते हैं? नहीं सर, स्वतः नहीं आते। तो ये तस्वीर है, देखिए, ये वॉलंटरी जाँच के लिए यहाँ कैंप लगाया गया है स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। लेकिन यहाँ जो लोग आने वाले हैं उनको बुलाना पड़ता है कोरोना के जांच के लिए, और उसमें भी सभी लोग नहीं आते हैं। यहाँ 2 महिला कर्मी तैनात किए गए हैं, लेकिन इनकी परेशानी है कि अपने से लोग जागरूक होकर यहाँ नहीं पहुँचते हैं जांच कराने के लिए, और बुलाने पर भी उनका टर्नअप पूरी तरीके से नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि लापरवाही का ये आलम है। लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है। अगर जांच की सुविधा मिल रही है तो उसका लाभ उठाएं, नहीं तो कोरोना जिस तरीके से फिर से फैलने लगा है, बड़ी तबाही ला सकता है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।